नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने लास्ट टाइम आपके साथ जो बीपीएससी का पेपर है उसके कुछ प्रश्न जो है वो आपके साथ डिस्कस किए थे और आज बारी है कुछ और नए प्रश्नों की। और ये भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। जैसे पिछली बार हमने आपके साथ 2019-21 के कुछ प्रश्न डिस्कस किए थे, आज भी हम वही करेंगे, लेकिन आज आपके लिए कुछ हम नया लेकर आए हैं। जैसे कि पिछली बार हमने केवल और केवल व्याकरण के प्रश्न किए थे, व्याकरण संबंधी मतलब साधारण प्रश्न जो कि हम नॉर्मल विषय बार बार पढ़ते रहते हैं, संधि, समास, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द। लेकिन आज हम आपके लिए सार लेखन भी लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि जो सार लेखन है वो बहुत अधिक मतलब अंकों का आता है, 15 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है। निबंध तो आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, ये 30 मार्क्स का। तो निबंध की भी आपकी तैयारी करवाएंगे, लेकिन आज व्याकरण के प्रश्नों के साथ साथ आपके सार लेखन का भी हम अभ्यास करवाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, केवल ये जो वीडियो है वो बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, जो स्टूडेंट्स आपका एलाइड जैसे एचपीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर नायब तहसीलदार के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कि आपको व्याख्या लिखनी आती है। आपने देखा ही होगा कि आपको कभी कभी एक कविता दे दी जाती है, एक गद्यांश दे दिया जाता है, आपको उसकी व्याख्या लिखनी होती है। तो उसमें व्याख्या में भी आप प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, फिर भावार्थ लिखते हैं। ये जो आपका सार है ना, ये आपका भावार्थ ही है। भावार्थ क्या होता है कि जैसे जब आपने पूरी कविता या पूरे गद्यांश को पढ़ा, उस पूरे मतलब एक गद्य या पद्य का आपने निचोड़ क्या निकाला, उससे आपको क्या सीखने को मिला, उससे आपके विचार में क्या परिवर्तन आया, वो सब आप भावार्थ में लिखते हैं कि इस पूरे का निचोड़ क्या है। तो यही जो चीज़ है ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको बहुत ही मतलब फ़ायदा करेगा, वीडियो लाभ देगा आपको। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, जो व्याकरण संबंधी प्रश्न है ना, उनके तो निश्चित उत्तर होते हैं। जैसे कि अगर आप मान लें कि 15 दिनों में होने वाली कोई एक चीज़, उसे पाक्षिक कहा जाता है। मतलब 7 दिनों का समूह, उसे सप्ताह कहा जाता है, ठीक है ना। नवग्रहों का समूह से नवग्रह कहा जाता है। मतलब व्याकरण में हर प्रश्न का एक स्पेसिफिक आंसर होता है। दिन का विलोम शब्द रात होगा, अंधकार का प्रकाश होगा, तो इसमें तो कोई दुविधा नहीं होती। लेकिन जहां पर आपके पास निबंध आ जाता है, सार लेखन आ जाता है, व्याख्या आ जाती है, उसमें कभी भी आपका एक निश्चित उत्तर नहीं होता, क्योंकि हर पैराग्राफ को हर व्यक्ति जो है वो अपने तरीके से सोचता है। ये आपके विचारों पर, आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आपने उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर क्या समझा। और इसीलिए इसका जब आप शीर्षक लिखने का प्रयास करते हैं, इसकी व्याख्या लिखते हैं या इसका सार लिखते हैं, वो सभी का आपका भिन्न भिन्न होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हम आपको सार लेखन का उत्तर देंगे या शीर्षक एक सजेस्ट करेंगे, वो केवल एक उत्तर है। आप इसके अनेक उत्तर बना सकते हैं और कोई भी गलत नहीं होगा एज सच। और बाकी अगर आप इसका सार अपने आप से लिखकर या शीर्षक लिखकर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका मतलब पूरा स्वागत है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप सही तरीके से सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, और हो सकता है हमें भी नए जो आपके नए नए विचार हैं उससे हम अवगत हों। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला तो वही कि निम्न में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए, ये तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, सबसे मेन क्या होता है, एक तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 1 मार्क्स, ये आधे मार्क्स का, और फिर उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है, ये आधे मार्क्स का और हुआ। तो देखिए, कठिनाई का स्तर जो है वो तो अच्छा खासा है, तो तैयारी भी आपको उसी अनुसार ही करनी पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर तो खैर हम आपको एक शब्द ही बताएंगे, वाक्य का प्रयोग आप अच्छे से कीजिए। मैं फिर आपको बार बार कह रही हूँ, आप इन वाक्यांशों का मतलब एक जो वाक्य ये शब्द होगा उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए और हमें भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, ठीक है ना। नहीं तो हमारी ईमेल आईडी आपको मिल ही जाएगी, हमारी वेबसाइट आपके पास है, वहाँ पर जाकर आप हमसे जुड़िए, टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़िए, ठीक है ना। हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। ज़रूर हम आपके साथ अवश्य जुड़े हैं हर वक्त। तो चलिए, 10 मुखों वाला, तो 10 मुख वाले से सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, रावण। और 10 इसे कहा जाता है दशानन, दशानन रावण, क्योंकि दश मतलब 10 और आनन मतलब होता है मुख, तो दशानन। फिर जिसमें जान ना हो, अजान कह सकते हैं आप। वैसे अजान नहीं, बेजान जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अजान आप दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं। फिर जैसे है 15 दिन का समूह, पाक्षिक, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे आपको शब्द दिए गए हैं। हालांकि आपको केवल और केवल 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है।
यहाँ पर प्लीज एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, जितना पेपर में पूछा जाए, मैंने पिछली बार भी बताया था, उतना ही करिए। अगर यहाँ पर आपको केवल और केवल 5 का पूछा गया तो 5 का ही लिखिए। अगर आपने गलती से 5 की जगह 6 लिख लिए तो 6 में से ये नहीं देखा या तो ये देखा जा सकता है कि जो पहले 5 लिखे हैं उनको सही माना जाए, मतलब उनके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएं। अब उन 5 में से अगर आपके 4 गलत हैं तो वही मान्य होंगे। या फिर ये हो सकता है कि 6 में से जो भी आपके मतलब 5 जिन जो गलत हो उन्हें पहले मान्यता दी जाए। तो आपको एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता, और जब आप ये ज़रूरत से ज़्यादा लिखते हैं ना तो वो हमेशा एक नकारात्मक प्रभाव डालता है एग्जामिनर पर, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो एग्जामिनर कहता है कि भाई हम भी कम नहीं, ठीक है ना, इस पतंग की डोर तो हमारे हाथ में है। तो ध्यान रखिए, जितना पूछा जाए उतना बताना है। 5 पूछे गए हैं तो 5 का ही उत्तर दीजिए। तो इन सभी का देखिए, जैसे जो पढ़ने लायक हो पठनीय, जो ग्रहण करने हो योग्य हो ग्राह्य। तो ये देखिए सभी का उत्तर दशानन, बेजान, पाक्षिक, पठनीय। अब यहाँ पर भी एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वर्तनी। स्पेलिंग्स आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि वो भी आपको अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। दशानन, यहाँ पे अगर आपने दशानन ऐसे करके लिख दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। मतलब ये तो देखिए, एक तो आपको ज्ञान था, पता था आपको, लेकिन वर्तनी आपने गलत कर दी। तो आती जाती चीज़ आपने सिली मिस्टेक के कारण गलत कर दी। तो वर्तनी का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे श षटकोण नहीं, श शलगम वाला आएगा। फिर ग्राह्य, जो ग्रहण करने योग्य, जो शक्तिहीन हो दुर्बल, जो उच्च कुल वाला कुलीन, जो बात पहले हो चुकी है भूतपूर्व, दूसरे के मन को जानने वाला अंतर्यामी, और कविता लिखने वाला कवि। तो देखिए आगे, निम्न में से किन्हीं 5 शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। चलिए, अब वर्तनी का प्रश्न इस बार अलग से भी आया था, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकली कहा गया है किन्हीं 5 शब्दों का। तो आप पहले पेपर में सारे शब्द देख लीजिएगा और फिर अपने एंड पर जिनमें आप बिल्कुल श्योर हैं वो वाले 5 शब्द चुनिएगा। तो अब जैसे है उपरोक्त, महत्वाकांक्षा, दुष्कर, निष्पक्ष, रचयिता, इन सभी की जो सही वर्तनी है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने एंड पर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और फिर यहाँ पर सही उत्तर देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि आप अभी किस स्तर पर हैं और आपको अभी कितने अभ्यास की आवश्यकता है। तो देखिए, उपरोक्त, महत्वाकांक्षा, दुष्कर, श षटकोण वाला, निष्पक्ष और रचयिता, य आएगा यहाँ पर। आगे देखिए, अगले 5 शब्द और थे, मतलब कि कुल मिलाकर आपको 10 शब्द दिए गए थे जिनमें से आपको 5 शब्द चुनने थे। देखिए, आशीर्वाद होता है, माननीय, उत्तरदायी, य आएगा, पृष्ठपेषण और औषधि, ध को छोटी की मात्रा और श षटकोण। तो ये थे इन सभी के सही उत्तर। अगले प्रश्न पर आइए। ये हो नहीं सकता कि पेपर हो हिंदी व्याकरण का और मुहावरे लोकोक्तियां ना आए। तो फिर से वही देखिए, मुहावरे या कहावतों में से किन्हीं 5 का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयुक्त करना है। फिर वही चीज, और देखिए 3 मार्क्स, अर्थात 1 मार्क्स आपको अर्थ का दे दिया जाएगा और 2 मार्क्स का वाक्य। तो सोचिए वाक्य निर्माण का आपको कितना अभ्यास करना है। तो प्लीज मैं बार बार कह रही हूँ, वाक्य निर्माण आपको लगता है हिंदी में बहुत ही सरल है। आप जानते हैं हिंदी में ना आप बहुत आसानी से वाक्य तो बोल देते हैं कि अगर जैसे दशानन है कि दशहरे को हम दशानन का पुतला जलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दशानन एक महान शिव भक्त थे। तो कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन जब इस वाक्य को आप लिखित भाषा में मतलब प्रयुक्त करते हैं ना, इसको लिखते हैं, तो कभी कभी आपको समझ में नहीं आता कहाँ से प्रारंभ करें कहाँ से खत्म करें। ये कहने में बहुत आसान है लेकिन लिखने में बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको सच बता रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ वर्तनी की बात नहीं होती, स्पेलिंग्स की बात नहीं होती है, कभी कभी आप कारक चिन्ह सही से नहीं लगाते। अब जैसे कहते हैं कि मेरे को तुम्हारा नाम नहीं पता, ये अशुद्ध वाक्य है, गलत है। मेरे को नहीं, मुझे आपका नाम नहीं पता, या मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, ये सही आना था। मेरे को गलत होता है, मुझे सही होता है। तो सही सर्वनाम का प्रयोग, सही वर्तनी का प्रयोग, सही कारक का प्रयोग, सही लिंग और वचन का प्रयोग, ये सभी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इसका जितना हो सके अभ्यास करते रहिए। चलिए, अब यहाँ पर आपको इतने सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई हैं, तो ज़रा इनके अर्थ देखिए। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी, अब बिल्कुल इसका भिन्न अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है बहुत ही घनिष्ठ मित्रता, बहुत ही सच्ची या पक्की वाली मित्रता। फिर हवा से बातें करना, ये तो आप जानते हैं ना, हवा से बातें करना मतलब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ना। हाथों के तोते उड़ना, अब इसका भी बिल्कुल भिन्न अर्थ होता है। तो प्लीज इन सभी का क्या अर्थ है हम आपको बता रहे हैं। दांत काटी रोटी अर्थात घनिष्ठ मित्रता होना, हवा से बातें करना बहुत तेज दौड़ना,
हाथों के तोते उड़ना मतलब हैरान या स्तब्ध हो जाना। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ। यहाँ पर हमने आपके लिए तो लिख दिया हैरान या स्तब्ध हो जाना, लेकिन आपको पेपर में एक ही अर्थ लिखना, या तो हैरान हो जाना या स्तब्ध रह जाना। शब्द के साथ रह जाना आएगा कि या तो हैरान हो जाना या हैरान रह जाना या स्तब्ध रह जाना। तो यहाँ पे हो की जगह अगर आप रह लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर 2 दिन का मेहमान अर्थात जल्द मरने या समाप्त होने वाला। आस्तीन का सांप अर्थात कपटी मित्र। कुएं में भांग पड़ी अर्थात सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जहां चाह वहां रहा अर्थात इच्छा हो तो समस्या का हल भी मिल जाता है। और जस दूल्हा तस बनी बारात अर्थात जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी। ठीक है ना। तो ये सभी थे इनके अर्थ। आगे देखिए, अब फिर से पर्यायवाची और विलोम शब्द। निम्न में से किन्हीं 5 के 2 पर्यायवाची शब्द, 2 पूछे गए हैं तो 2 ही लिखेगा। फिर वही आपसे, ठीक है ना, सविनय निवेदन है। तो 5 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। हम तो खैर आपको 10 के 10 शब्दों का मतलब पर्यायवाची दे रहे हैं, लेकिन आपको केवल 5 ही शब्द चुने, उनके 2 ही पर्यायवाची लिखने हैं जिनमें आप बिल्कुल श्योर हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि का आपको पता है एक पर्यायवाची आग होना ही होना है, एक अनल होना ही होना है। अनल, अनिल, अनल मतलब होता है आग, अनिल मतलब होता है हवा। तो देखिए हवा का भी आपको है, और हवा के तो वायु, पवन, समीर कितने आते हैं आपको। तो उनमें से भी फिर वो वाले शब्द चूज कीजिएगा जिनमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक का कोई डर ना हो। तो इसलिए जो छोटी छोटी बातें इनका आपको ध्यान रखना है। तो जैसे शरीर, गंगा, झंडा, अग्नि, बादल, सेना, अतिथि, शत्रु, आकाश और हवा। तो पहले तो आपको कुछ भी लिखने से पहले ये सोचना है कि इन 10 में से कौन से 5 शब्दों का आप चयन करेंगे। और मुझे लगता है जहाँ तक कि जो आप चूज करेंगे वो होगा अग्नि, बादल, आकाश, हवा, और 5वां शब्द आप चूज कर लीजिए। तो देखिए अब इन सभी के पर्यायवाची शब्द। शरीर का देह, तन, तनु, काया, कलेवर, अंग, गात। फिर गंगा का देव नदी, मंदाकिनी, भगीरथी, देवपगा, ध्रुवनंदा, जानवी, सुरसरिता। वैसे तो गंगा के और भी बहुत सारे हैं, बट ये कुछ पर्यायवाची हैं इसके। झंडा का पताका, ध्वजा, ध्वज, केतु, निशान। फिर अग्नि का अनल, पावक, आग, ज्वाला, दहन, ज्वलन। बादल का मेघ, गन, जलद, नीरद, अम्बुद। तो इसी प्रकार से इन सभी 10 के 10 शब्दों के हमने बहुत सारे आपको पर्यायवाची दिए हैं। आपको जो याद रहते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में आपसे 2 या 3 से ज़्यादा पर्यायवाची नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको जो मुख्य मुख्य शब्द है ना, सूरज हो गया, बादल हो गया, चंद्रमा हो गया, स्त्री हो गया, पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, पत्नी हो गया, इन सभी के घोड़ा हो गया। तो इन सभी के 2 पर्यायवाची तो कम से कम याद कर ही लीजिए। आगे देखिए, अब इनमें से किन्हीं 5 शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो फिर वही 10 शब्द दिए हैं, 10 में से कोई भी 5 शब्द आप चूज कर लीजिए और उनका विलोम लिखिएगा। तो अब जैसे हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे याद आई, प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे ना 10 शब्द हैं। पेपर में स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले का आंसर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये। अब हो सकता है आपने एक शब्द पहला चूज किया हो, एक शब्द चौथा चूज किया हो, एक शब्द छठा चूज किया हो, लेकिन आपने बस 1 2 3 4 5 करके लिख दिया और केवल विलोम शब्द लिख दिया। या तो आप ये करिए, पहला मतलब पहले क्या कहते हैं कि शब्द लिखिए उसका, ठीक है ना। देखिए ध्यान से इसको, कि या तो आप ये लिखिए कि सबसे पहले एक शब्द लिखिए और फिर उसका विलोम शब्द लिखिए, जिससे एग्जामिनर को पूरी क्लैरिटी हो कि आपने किस शब्द का विलोम लिखा है। तो जैसे असंतोष का संतोष, आलस्य का, ठीक है ना, क्या होगा, स्फूर्ति। कि आलस्य क्या है कि आप बहुत ही उदासीन है, बहुत ही मतलब कि नींद में। आलस्य ये एक भाव है। तो और एक और चीज़ याद रखिए, अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम शब्द भी संज्ञा ही होगा। अगर कोई शब्द विशेषण है तो उसका विलोम शब्द भी विशेषण ही होगा, ठीक है ना। अब जैसे सफ़ेद का काला होगा, श्वेत का श्याम होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इनका विलोम शब्द, असंतोष का संतोष, आलस्य का स्फूर्ति, अभिमान का अनभिमान या नम्रता, कृतज्ञ का कृतघ्न, मुक्ति का बंधन। बाकी 5 का देखिए, संधि का विग्रह, निंदनीय का प्रशंसनीय या वंदनीय। अब यहाँ भी एक चीज़, दोनों में से आप दोनों नहीं लिख सकते हैं, आपको केवल एक ही लिखना होगा। ये मैं केवल आपको लिख रही, और कि आपको दोनों में से कोई याद रहता है इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, लेकिन आपको दोनों में से केवल एक ही लिखना है। निंदनीय का या तो प्रशंसनीय लिखिए या वंदनीय लिखिए, दोनों मत लिखिएगा।
क्योंकि दोनों में से हो सकता है एक गलत हो एक सही हो जो आप लिखें, और उसमें से जो गलत वाला होगा एग्जामिनर उसी को ही एक्सेप्ट करेगा और उसको देखकर आपका आंसर गलत कर देगा। तो पेपर में ये चालाकी, ये चतुराई मत दिखाइएगा। फिर जड़ का चेतन, जड़ मतलब होता है जिसमें कोई जान नहीं है, मतलब बिल्कुल बेकार, और चेतन मतलब जिसमें चेतना है, जो जीवित है। कृपण उदार, और शयन का जागरण। शयन मतलब जैसे हम कहते हैं ना शयन कक्ष, जहाँ पर आप सोते हैं, विश्राम करते हैं, और जागरण मतलब आप जागे हुए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, सार लेखन। सार लेखन जो होता है वो हमेशा 1/3 शब्दों में ही कहा जाता है, 1/3 शब्दों में। और यहाँ पर और उपयुक्त शीर्षक भी देना है आपको शीर्षक भी देना है, हेडिंग भी देनी है, और सार भी लिखना है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है कि मैम 1/3 मतलब कितने वर्ड्स। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप पूरे पैराग्राफ के जो वर्ड्स हैं उनकी नंबर की काउंटिंग करने लग जाएं, कि आपको प्रॉपर 1/3 शब्दों में लिखने हैं। वहाँ पर एग्जामिनर का मतलब होता है 1/3 शब्दों, मतलब कि अगर जैसे यहाँ पर आपके 7-8 वाक्य हैं, 7-8 वाक्य हैं, या 6 मतलब 9 वाक्य मान लीजिए, चलिए 7-8, तो अगर आपने 3 वाक्यों में भी इसका सार लिख दिया तो वो 1/3 ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मुझे लगता है यहाँ पे 10 वाक्यों के करीब है। तो अगर आपने 3 वाक्यों में भी इसका सार लिख दिया तो वो आपका 1/3 ही माना जाएगा। किसी के पास इतना समय नहीं है कि एक बैठ के एक एक शब्द आपका गिने कि कितने वर्ड्स हैं, या फिर टीचर एक और काम कर सकता है कि जैसे पहले सेंटेंस के शब्द गिन लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10। और ये यहाँ पे रोज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 या 12। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक तरह से 120 शब्द। तो 120 का तिहाई कितना हुआ, ठीक है ना, 40 शब्द अप्रॉक्सीमेटली। तो 40 शब्दों में बेसिकली आपको सार लिखना है। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन वही मैं आपको जैसे बताना चाह रही हूँ, एग्जामिनर कोई डंडा लेकर नहीं बैठा हुआ कि 1/3 से एक शब्द आ गया मतलब पीछे नहीं होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली आपको दिया जाता है, ठीक है ना, कि कम से कम शब्दों में आपको इसका सार लिखना है। और सार का मतलब क्या होता है कि जो इस पूरे गद्यांश में दिया गया है आपने उसको सबसे कम शब्दों में लिख दिया। जैसे कहते हैं ना, यार इधर उधर की बातें मत करो, मुद्दे की बात पर आओ, पॉइंट की बात पर आओ, ठीक है ना, शॉर्ट में बता दो तुम्हें क्या कहना है। तो बस वही आपको शॉर्ट में बताना है। और यहाँ पर ना आपको केवल और केवल शीर्षक पूछा गया और सार। यहाँ पर मैं आपको जस्ट आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, आपकी शब्दावली बढ़ाने के लिए, शब्द संपदा बढ़ाने के लिए शब्दार्थ भी आपको बता रही हूँ। लेकिन पेपर में शब्दार्थ मत लिख कर आइएगा, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। एक्स्ट्रा चीज़ लिख कर आएंगे, नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए एक बार, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्गम धारा के 1000 वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब दुर्दम का अर्थ क्या होगा, निर्गम का अर्थ क्या होगा, ये मैं जैसे अभी आपको बताऊंगी। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा, ठीक है ना, वृथा मतलब होता है बेकार, व्यर्थ के मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, मतलब ये केवल विशुद्ध का मतलब होता है जो बहुत अधिक शुद्ध है, सबसे ज्यादा पवित्र शुद्ध। तो ये तो केवल कहने की बात रह गई है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। अब सब कुछ जो है वो अपवित्र हो चुका है, मैला हो चुका है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। मनुष्य को बस अब जीना है, वो जैसे मर्जी जिए, अच्छे तरीके से जिए, बुरे तरीके से जिए, लेकिन बस अब एक यही सच्चाई रह गई है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है, ठीक है ना। कि मतलब जो मनुष्य की जीने की इच्छा है वो, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वो तो एज इट इज है, लेकिन बाकी सब जो है वो मैला हो चुका है। अब इसका हमें सार लिखना है, लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ कुछ शब्दों के अर्थ बता रही हूँ जो थोड़े कठिन हैं। जैसे दुर्दम, दुर्दम का मतलब होता है प्रबल या जिद्दी, जिसे वश में ना किया जा सके, जिसका दमन ना किया जा सके। दमन करना मतलब होता है वश में करना। फिर निर्गम मतलब होता है बाहर निकलने की प्रक्रिया, या निर्गम जहाँ जाना कठिन हो, ठीक है ना। वृथा मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ। फिर विशुद्ध मतलब होता है बहुत अधिक शुद्ध, अबाधित होता है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। और अनाहत मतलब होता है बिना आहत हुए, अनाहत जिसको कोई क्षति नहीं पहुंची है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
अब इसका जो सार है और इसका जो शीर्षक, मैं फिर यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि ये केवल एक भावार्थ है और ये केवल हमारा एक मतलब नज़रिया है जो हमने जस्ट अभी पैसेज पढ़ा और इसका एक सार लिख दिया। लेकिन ये जो सार है ये 100 और तरीकों से लिखा जा सकता है, 100 और तरीकों से भी इसकी जो सार है उसको मतलब कि उसकी व्याख्या हो सकती है, इसके 100 नए शीर्षक बनाए जा सकते हैं। तो केवल ये तो एक तरीका है, आप इसको अपने तरीके से लिखिए, ठीक है ना, और किसी के साथ भी शेयर कीजिए, ये आपके अभ्यास के लिए है। तो चलिए, हमने जो इसका शीर्षक बनाया है वो क्या है, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आघात, ठीक है ना, या भारतीय संस्कृति का पतन, आप ये लिख सकते हैं एक, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो शीर्षक है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि बीच का रास्ता पकड़िए। अगर आप ये लिखते भारतीय संस्कृति का पतन तो कुछ ज़्यादा ही, थोड़ा सा ज़्यादा नकारात्मक हो जाता। लेकिन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आघात, अब ये जो है ये दोनों तरीके से है कि जैसे किसी ने आघात किया, मतलब कि आप एक ये देशभक्त हैं या फिर एक देशद्रोही हैं, दोनों के लिए मतलब कि ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसा शीर्षक थोड़ा सा चुनिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने 3 वाक्य लिखे हैं, और 3 वाक्य मतलब ये नहीं 3 लाइन, एक वाक्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है, एक वाक्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है और एक वाक्य यहाँ पर, तो हमने 3 वाक्य में लिखा है। अब वो जो था वहाँ पे जो आपको पेपर की कटिंग दी हुई है वहाँ पर, वो तो बहुत छोटा छोटा लिखा होता है और यहाँ पर हमने थोड़ा बड़ा करके लिखा है फॉन्ट साइज। तो ये मत मानिए कि हमने उतना ही लिखा है, हमने काफ़ी कम लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा। सदियों के संघर्ष, त्याग और समर्पण से सुसज्जित हमारी गौरवशाली संस्कृति और परंपरा को आज मनुष्य निर्ममता के साथ नष्ट कर आगे बढ़ रहा है। इस संस्कृति के महानतम मूल्यों को व्यर्थ समझकर अनावश्यक लोभ और मोह के वशीभूत होकर मनुष्य अपने पतित होते भविष्य की रूपरेखा स्पष्ट रूप से तैयार करता जा रहा है। वहां पे लिखा था ना कि 1000 वर्षों का भविष्य दिख रहा है, मतलब ऐसे उन्नत जीवन के मिथ्याभिमान में मनुष्य तो अविशुद्ध हो सकता है, परंतु यह संस्कृति नहीं। तो इसलिए ये एक छोटा सा मतलब सार था जो हमने 1/3 शब्दों में लिखा। मैं फिर वही कह रही हूँ, आप इसके अनेक प्रकार से सार लिख सकते हैं और जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसमें निपुण होते रहेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ऐसे ही आप अभ्यास करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें पूरी आशा है कि ये पेपर आप बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें यहाँ पर विदा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।